बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, सिस्टम के नंगे नाच के बावजूद, तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद, धमकियों के बावजूद, क़यामत कुबरा लाने के दावों के बावजूद तहरीक इंसाफ तेजी से आगे बढ़ रही है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कागजात नामजदगी धड़ाधड़ जमा करवा रहे हैं, जितनी मर्जी रुकावटें आई हैं हर लेंथ तक जाया जा रहा है। और अब तो सबूत भी आ गए हैं, गवाहान भी आ गए हैं। तहरीक इंसाफ का मुकदमा इंतहाई तगड़ा हो गया है और हाई कोर्ट्स संडे वाले दिन भी खुली हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, उनके मसाइल यहीं पर आ रहे हैं पंजाब में। लाहौर हाई कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर दे रही है रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि आप कागजात नामजदगी जमा करने में रुकावटें दूर करें। नाज़रीन, ये मैं आपको 3 लेटर्स दिखाता हूं, ये देखें आप। अब तो इनके अपने अफसरान इलेक्शन कमीशन के लिख रहे हैं लेटर कि पुलिस दरअंदाजी कर रही है। ये एक लेटर है, ये एनएम परवेज साहिबा है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। ये आप देखें, ये अब्दुल वदूद खान साहब हैं। और ये चेक करें, माजिद शरीफ डोगर। इन सब के लेटर यही कह रहे हैं कि पुलिस को आपने अगर सिक्योरिटी के लिए भेजा हुआ है, रखा हुआ है, तो उनको बताया जाए कि वो रुकावटें खड़ी ना करें। और बड़े दबे अल्फाज में बहुत कुछ बताया गया है और कहा गया है कि हमने 7 लेटर इनक्लोज किए हैं, ये कार्रवाई की जाए। आईजी पंजाब से भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन उनको हिदायत जारी करें। मोहसिन नकवी जो केयर टेकर सीएम है, उसके हवाले से भी कहा गया है कि उसको भी हिदायत जारी की जाए, क्योंकि इस टाइम सब कुछ इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होना चाहिए, ये हमारी आईनी स्कीम कहती है। तो अब तो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान जो लगाए गए हैं, लाहौर के अंदर जो लगाए गए हैं, वो बोल पड़े हैं कि पुलिस गलत काम कर रही है। तो नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि जहां पे ये सारा जबर जुल्म किया जा रहा है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वहां पुलिस पे खास खास हलकों पे पैसा लगा के ये काम भी करवाया जा रहा है। सारा ही कुछ बैठ के बंद कमरों में नहीं किया जा रहा। लोकल लेवल पे नून लीग के लीडर खास तौर पे और बाकी जो सारे लोग हैं, वो पैसा लगा के पुलिस वालों से ये काम खुद भी करवा रहे हैं। ये जो औरतों पे हाथ डाले जा रहे हैं, ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, सिस्टम का एक नंगा नाच जारी है, इसमें पैसे का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। ग्वाल मंडेला एक गॉडफादर डॉन वैसे नहीं कहा गया। सिस्टम के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, जो हर गलत काम में, हर रिश्वत में, खरीदो फरोख्त में, लोटे खरीदने में, पुलिस खरीदने में, इंतजामिया खरीदने में, जज खरीदने में उसकी मदद करते हैं। तो ये यहां भी कार्रवाइयां डाली जा रही हैं, क्योंकि इसकी एक निशानी मैं आपको बताता हूं, और वो है हमाद अजहर के जो डॉक्यूमेंट दाखिल करवाए गए हैं। इस तस्वीर को जरा मुलाहिजा करें। सामने आरओ बैठा हुआ है, इस तरफ स्काई ब्लू शलवार कमीज में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए हैं। इनको बनफसे नफीस आना पड़ा तो जाके आरओ ने हमाद अजहर के पेपर लिए। ये जरा वीडियो मुलाहिजा करें जिसमें वो किस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि सिचुएशन ग्राउंड पे क्या है और लोकल लेवल पे पैसे खा के पुलिस क्या हरकतें कर रही है। ये जरा आप सुनिएगा। आप छोड़ दें सर, एक मिनट ठहर दें, मेरी बात होगी डीएजी से। आप डीएजी से बात करें। इधर है दफ्तर आरोप मजाक मचाया हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहब थे जिन्होंने कहा है कि मेरी डीआईजी से बात होगी। हालांकि वहां की लोकल जो पुलिस वाले खड़े थे ठुल्ले, वो इसको भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा डीआरओ ने कि डीआईजी से बात करो, मेरी उससे बात हो गई है। और फिर पूछा कि आरओ का दफ्तर कहां है, मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। और फिर इसके बाद खुद वो अंदर लेकर गया और इस तरह हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं। तो इस तरीके से सारा सिस्टम चल रहा है। जब आप 9 मई का बहाना बनाते हैं ना और फॉल्स फ्लैग करते हैं, आपका टारगेट हो सकता है तहरीक इंसाफ के 200 मेन लोग हों, लेकिन जो लोकल लेवल की सियासी लीडरशिप है, फिर वो पुलिस से मिली भगत करके अपने लोकल लेवल के लोगों को भी पकड़ा देती है। कल को जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे तो उनको भी तुन्नो इन्हीं केसों में। और इस तरह किया गया है।
पुलिस को इस्तेमाल किया है, ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने किया है, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने किया है, अता तारड़ जैसे लोगों ने किया है, इसरा जैसे लोगों ने 9 मई की आड़ में पुलिस का बहुत बेईमाना इस्तेमाल किया है। जिसको डराना था 9 मई में डाल देंगे, जिसको पीछे हटाना है 9 मई में डाल देंगे, बस ये पकड़ा हुआ है 9 मई में डाल देंगे, सबको डराया हुआ है। क्योंकि एक दफा डाल दिया केस में, आगे फौजी अदालतों की तलवार लटक रही है। अदालत ने तो फैसला दे दिया कि फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। खतरनाक सूरत हाल में पुलिस का बेईमाना इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस गेम से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है? मैंने काफी अरसे से आपको बताया नहीं कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। आज फिर आपकी याद दहानी कराता हूं कि मौजूदा नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि नंबर्स का जहां और है और बंद कमरों में बैठे लोगों का, अफलातूनों का जो दिमाग है, उनका जहां और है। नंबर्स कुछ और कहते हैं। इमरान खान अगर अप्रैल 2022 में निकाले ना जाते और वो सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करते और जो उनकी पॉलिसीज चल रही थी सिर्फ वो चलती रहती, कोई नई इंप्रूवमेंट ना आती, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना आती, कोई नया इनिशिएटिव ना लिया जाता। मैं बता रहा हूं कि अगर वही कारकर्दगी रहती जो चल रही थी तो क्या सूरत हाल होती। आपके सामने चंद नंबर्स रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, बरामदात, अगर इमरान खान की हुकूमत रहती और इमरान खान मजीद कुछ ना करते, जो पॉलिसी थी उसी पे चलते रहते, तो 5.7 अरब डॉलर की अब तक इजाफी एक्सपोर्ट्स हो चुकी होती। इसके असरात क्या होने हैं सारी चीजों के, वो भी मैं आपको नटशेल में बताऊंगा। उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, जिस रफ्तार से पैसा इमरान खान के दौर में आ रहा था वो था 2.6 अरब डॉलर माहाना। जब से रजीम चेंज हुआ है ये 2.2 अरब डॉलर माहाना हो गया है। यानी हमें माहाना 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है सिर्फ रेमिटेंसेस की वजह से। तो इस मद में अब तक 6.5 अरब डॉलर तक तकरीबन, या इससे कुछ ज्यादा, मैं समझता हूं कि तकरीबन 8 अरब डॉलर का फिगर बन रहा है, अब तक पाकिस्तान में इजाफी आ चुके होते। ये दोनों मिलाएं तो तकरीबन ये 13 से 14 अरब डॉलर बनता है सिर्फ इन दो चीजों का। रोशन डिजिटल अकाउंट में 1.8 अरब डॉलर मजीद आने थे इसी रेशो से, वो भी नहीं आए। फिर इसमें 361 मिलियन डॉलर आपके आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना था, वो उल्टा कम हो गई हैं। और जो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ जुड़े हैं, 678 मिलियन डॉलर इसमें भी आना था। वही रेशो रहती जो इमरान खान के दौर में रेशो मुसलसल चल रही थी, 2 साल से चल रही थी। ऑल टुगेदर 15 से 18 अरब डॉलर के दरमियान एक तखमीना है कि पाकिस्तान के डॉलर इनफ्लो ज्यादा होने थे। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको जितने डॉलर की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा डॉलर का इनफ्लो आ रहा है तो रुपए की कदर में इजाफा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा रुपया मार्केट बेस्ड रेट पे चल रहा है। यानी आसान अल्फाज में है कि अगर डॉलर का रेट अभी 280 है तो ये शायद इमरान खान का दौर ही रहता तो 210-20 से ऊपर जाता ही ना। हाँ, इमरान खान को गालियां जरूर पड़ रही होती कि डॉलर 200 से ऊपर कर दिया है, लेकिन आप ये सोचें कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हो गया है। जिनको ये बात ऊपर बैठे पता थी बंद कमरों में नुकसान कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। फिर सेकेंडली जरा इस पे गौर करना है आपने कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी रहती है, रुपए की कदर में स्टेबिलिटी होगी, डॉलर इनफ्लो ज्यादा होंगे, आईएमएफ का प्रोग्राम भी मुकम्मल हो जाता। पिछले साल सितंबर में तो एक मुकम्मल प्रोग्राम होता और एक नए प्रोग्राम में हम जा रहे होते स्टेबल करेंसी के साथ, तो क्या पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी ना होती? क्या हमारा टूरिज्म अभी बूम करना ना शुरू कर चुका होता जिस तरह चल रहा था सारा कुछ? तो ये तो मैंने 15 से 18 अरब तो सिर्फ वो इनफ्लोज का बताया जो तो आने ही आने थे, इमरान खान कुछ और ना करते। लेकिन कारकर्दगी के साथ अगर आप अंदाजा लगाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का इस रजीम चेंज ऑपरेशन का नुकसान हुआ है। ये अगर मैं रफ से रफ एस्टिमेट भी लगाऊं कम अज कम भी, तो ये कौन अदा करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? कौन ये एडमिट करेगा कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी की गई है और पाकिस्तान को इस दलदल में धकेला गया है? इमरान खान पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 16 से 17 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर। आज भी पाकिस्तान के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 12 या 13 अरब डॉलर हैं। 2 साल गुजर गए इमरान खान को निकाले हुए, तकरीबन 2 महीने रह गए हैं 3। ज़र मुबादला के ज़खायर भी ये उतने अब तक नहीं कर सके जितने इमरान खान छोड़ के गए थे। इस दौरान
پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے بھی لیے گئے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں بائی دا وے۔ عمران خان نے اپنے 3.5 پونے 4 سال میں اگر 18,000 ارب قرضہ لیا تھا تو امپورٹڈ حکومت نے اپنے 1.25 سال میں 19,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے۔ یا تو قرضے بھی تاریخی اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی گراؤنڈ پہ پڑے ہیں، ابھی تک بیچ نہیں کر سکے، ایکسپورٹس نیچے، ریمیٹنسز نیچے، بیرونی سرمایہ کاری تباہ کن۔ یہ ہمیں کہتے ہیں جی SIFC سے کوئی پتہ نہیں 10 ارب ڈالر کے 30 ارب ڈالر آئیں گے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں 30 ارب ڈالر خالی عمران خان حکمران رہ جاتا تو ایکسٹرا آ جانے تھے ان 2 سالوں میں۔ اس طرح نوچا گیا ہے میرے ملک کو، میرے پاکستانیوں۔ اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد جب 8 فروری آ جائے گا اور اگر ان میں ہمت ہوئی اور انہوں نے الیکشن نہ ملتوی کر دیے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس دن ان کی ضمانتیں ضبط کروانی ہیں آپ نے، آپ کے اندر کی غیرت کا یہ سوال ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں، جنہوں نے آپ کے ملک کے ساتھ یہ کیا ہے، آپ کے گھر کے ساتھ یہ کیا ہے، ماں بہنوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔